हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड, क्या बोलूं क्या याद करूं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चन जी बताते हैं कि यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रथम कहानी प्रतियोगिता में सुदक्षिणा को द्वितीय और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। प्रेमचंद्र गल्प सम्मेलन का सभापतित्व करने आए थे। गल्प अर्थात कहानी सम्मेलन का सभापतित्व करने आए थे। सुदक्षिणा की शादी 1 वर्ष पूर्व 1929 में जाड़ों में हुई थी। मुझे भी निमंत्रित किया गया था। निमंत्रित क्या किया गया था? लड़की की शादी थी, कामकाज में हाथ बटाने को बुलाया गया था। बारात ग्वालियर से आई थी। बारात में मेरी ही उम्र का एक लड़का आया था जिसका नाम श्री कृष्ण सूरी था। सूरी पंजाबी थे। बहुत दिन तक बहावलपुर में रहे थे, फिर ग्वालियर में। जब हरिकृष्ण प्रेमी उस परिवार के संपर्क में आए थे, फिर दिल्ली में जब उनके यहाँ नवयुवक जजेंद्र भी आया करते थे। 3 बहनें घर में थीं जो सूरी सिस्टर्स के नाम से विख्यात थी। आर्य समाजी परिवार था, पर उदारतावादी घर के लोग साहित्य, कला, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रुचि रखते थे। माता आत्मा देवी सूरी सत्याग्रह आंदोलन में जेल गई थी। परिवार की सहानुभूति क्रांतिकारियों से भी थी। श्री कृष्ण को मैंने देखा तो मुझे लगा करकल थोड़ा सा बदल कर सूट बूट में मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। मैं चकित था कि दुनिया में क्या ऐसे भी 2 आदमी हो सकते हैं जो एक सी ही सूरज स्वभाव के हों, हंसमुख, मिलनसार, भावुक, अपनी ओर खींचने वाला, दूसरों की ओर खींचने वाला। श्री कृष्ण से मिलकर मुझे आश्चर्य हुआ, मैं उत्फुल्ल हुआ, मुझे पीड़ा हुई। उसके साथ करकल की स्मृतियाँ जागी। चंपा की सुधियों ने मुझे बेचैन किया। और जब 3 दिन बाद वह बारात के साथ लौटा तो जैसे मेरे हृदय का कुछ भाग अपने साथ लेता गया, अपने हृदय का कुछ हिस्सा मेरे पास छोड़ता गया। ऐसे संबंध प्रायः समय और दूरी से छीड़ होकर विस्मृत हो जाते हैं। श्री कृष्ण से मेरा पत्र व्यवहार होने लगा। वह दिल्ली के कमर्शियल कॉलेज में पढ़ता था। हम एक दूसरे को अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जीवन के बारे में लिखते, अच्छी पढ़ी पुस्तकों के विषय में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अच्छे लेख, कविताओं के बारे में एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करते और ऐसे बहुत से विषयों की चर्चा करते जिनमें जवानी रुचि लेती है। प्राय कहने को कुछ न रहने पर भी एक दूसरे की लेखन शैली में भी एक दूसरे के मनोरंजन और मन बहलाव का सामान रहता था। वह मुझसे विशेष प्रभावित तब हुआ जब बीए में मुझे प्रथम श्रेणी मिली और उसने यह भी जाना कि मुझे कविता लिखने में भी रुचि है। मैंने अपनी कविताएं यदा कदा उसके पास भेजी भी, जिनकी उसने प्रशंसा की। मेरी सास की मृत्यु से मेरे ससुराल में और मेरे घर में भी एक उदासी का वातावरण बना था। मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो सबको एक अप्रत्याशित प्रसन्नता हुई। श्यामा को मिलने गया तो लगा उस शाम जैसे वह अपनी माँ की मृत्यु को बिल्कुल भूल गई है। श्यामा उन दिन श्यामा ही नहीं, जॉय साकार हो गई थी। पिताजी दफ्तर से रिटायर हो चुके थे। उन्हें शायद 75 रुपये प्रतिमास पेंशन मिलती थी। 25-30 मैं ट्यूशन से कमाता। इतना ही छोटा भाई। सस्ती का समय था, किसी तरह घर चलता जाता। मकान एक तरह से अधबना था, फिर भी ईंट वाले का एक भारी कर्ज चढ़ गया था, इसलिए उसे पूरा करने का इरादा छोड़ दिया गया।
छोटी बहन की शादी के लिए कुछ रुपए पिताजी ने अलग रख दिए थे, जिन्हें वे छूना नहीं चाहते थे। इसी समय परिवार में निश्चय हुआ कि श्यामा को अब विदा कराकर घर बुला लेना चाहिए। प्रस्ताव भेजने, उधर से स्वीकृति आने में कुछ समय लग गया। बाबू राम किशोर को अपने घर का कुछ प्रबंध करना था। उनकी एक विधवा बुआ बच्चों की देखरेख करने लगी। श्री मोहन की बहन ने भी कुछ सहयोग दिया। उनकी छोटी ननद भी कुछ सयानी हो गई थी। एक तरह से सम्मिलित परिवार था। एक नौकर पहले था खाना बनाने और एक महराजिन रख ली गई। घर की मेहरी की तनख्वाह बढ़ा दी गई और घर के कामकाज में उससे अधिक समय लिया जाने लगा। बाबू राम किशोर ने कहा, लड़की तो पराई है, उसे अपने घर जाना ही है। वे अपने घर की जैसे होगा संभाल करेंगे। श्यामा की विदा की एक तिथि निश्चित हो गई। मैं अपनी भावना क्या बताऊं, मुझे लगा जैसे मैं अब तक अधूरा था, अब पूरा हो जाने जा रहा हूं। 2 वर्ष सास की बीमारी में जैसे मैंने श्यामा से कोर्टशिप की हो और असली विवाह मेरा अब होने जा रहा हो। विवाह के समय तो मैं अपनी असली रूप में उसके सामने प्रकट ही नहीं हुआ। अब वह परिपक्व हो गई है। अब वह दुख के अनुभव में भी भीग चुकी है। अब हम एक दूसरे के दुख सुख, विगत स्मृति, पूर्व इतिहास, स्थिति परिस्थिति, दुर्बलताएं, शक्ति, आशा, आकांक्षा, आशंका, अभिलाषाएं सब जानेंगे, सब समझेंगे। एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे को सहानुभूति देंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। 2 मिलकर एक ही होंगे। हम जो कुछ भी करेंगे अपने अधिकार से करेंगे। अब हमें किसी का भय नहीं होगा, किसी परिणाम की परवाह नहीं होगी। मैं उसके सामने खुलूँगा, वह मेरे सामने खुलेगी। तन मन प्राण आत्मा से हम नदी की 2 धाराओं की तरह मिलेंगे, मिलकर एक हो जाएंगे, जिनमें न मैं रह जाऊंगा, न श्यामा श्यामा रह जाएगी। और कभी अलग अनुभव कर अगर हम उस धारा में देखेंगे तो वह मुझ में अपने को, अपने में मुझको बिंबित प्रतिबिंबित पाएगी और इसी प्रकार मैं उसमें अपने को, अपने में उसको पाऊंगा। यौवन की कल्पना जो मन के मूर्त अमूर्त चित्र बनाती है, उन्हें किसी माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं कुछ अद्भुत अभूतपूर्व चमत्कारी की प्रत्याशा में श्यामा के घर आने की प्रतीक्षा करने लगा। एक एक दिन भारी लगता। कमरा अब मेरा निजी था, श्यामा का अलग पर मिला हुआ। अलग तो उसका थोड़ा सा सामान रहेगी वह हर समय मेरे कमरे में। 100 तरह से कमरे के थोड़े बहुत सामान को लगाने सजाने की योजना बनाता। कमरे में था क्या, एक पलंग, एक मेज, लोहे की 2 कुर्सियाँ, एक लैंप, कुछ तस्वीरें। कमरे की अलमारियों में किताबें जो मैंने पिछले 2 वर्षों में इकट्ठी की थी। अब केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं, कुछ अस्थायी मूल्य की पुस्तकें भी जो जीवन भर मेरा साथ देंगी। और अगर ध्यान नहीं जाता था तो श्यामा की किसी आवश्यकता की ओर, शायद इसीलिए कि मेरे पास उसे पूरा करने का कोई साधन नहीं था, शायद इसलिए भी कि श्यामा को मैंने जैसे जाना था उससे उसकी कोई भी आवश्यकता हो ही नहीं सकती थी। शायद मुझसे उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। क्या मैंने उसे ठीक नहीं जाना था? मैंने बहुतों को समझने में गलती की, श्यामा को समझने में नहीं। याद आता है जब मैं कहीं से आता था वह मुझसे पूछती थी, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ पाने की तृणमात्र कामना से नहीं, मुझसे सिर्फ यह सुनने के लिए कि तुम्हारे लिए तो मैं अपने को ही ले आया हूँ। यही उत्तर मैं हर बार देता। वह विभोर हो जाती, सब कुछ पा जाती। आगे बताते हैं कि मेरे भविष्य, मेरे स्वप्नों, मेरे अरमानों, मेरी कल्पनाओं और आसमान के कुछ सितारे व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। गौने की तारीख से 4 दिन पहले बाबू राम किशोर ने कहला भेजा कि श्यामा को ज्वर आने लगा है। गौने की तारीख 8-10 दिन आगे कर दी जाए।
तब तक वह ठीक हो जाएगी। गौने के साथ कुछ आनंद उत्सव करने का भी मेरे माता पिता का हौसला था, इसलिए कुछ निकट संबंधियों को बुला लिया गया था। पिताजी ने कहला दिया कि तिथि तो आगे न बढ़ाई जा सकेगी, पंडित से बहुत विशरवा कर लगन रखी गई है। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधी, लगन धरी, कर्म गति टारे नहीं टरी। रिश्तेदार लोग आ गए हैं, 4 रोज अभी है। आशा है तब तक श्यामा ठीक हो जाएगी, और न ठीक हुई तो आराम से उसे भी घर लाएंगे। इलाज जैसे वहाँ होता है यहाँ भी होता रहेगा। बहू हमारी है और अब उसकी हमारी बीमारी का इलाज कराना हमारा दायित्व है। बाबू राम किशोर अपनी बेटी को बेहद प्यार करते थे। प्यार की अधिकारिणी उसने अपने आप को सिद्ध भी कर दिया था। बीमारी की हालत में वे उसको विदा तो न करना चाहते थे, पर यह भी सोचते थे कि विवाह को 3 वर्ष हो गए हैं, गौना दे ही देना चाहिए। फिर शहर के आस पास मोहल्लों की बात है, बेटी कहीं दूर देश तो जा नहीं रही है। जब चाहेंगे जाकर देखाएंगे, अपने संतोष की दवा मरम्मत करा सकेंगे, और अगर घर बुलाना ही चाहेंगे तो जब चाहेंगे मेरे पिता से प्रार्थना कर जोर डालकर बुला लेंगे। जिस दिन श्यामा की विदा होनी थी उस दिन भी उसका बुखार नहीं छूटा। 6-7 दिन से वह केवल दूध साबूदाना पर रह रही थी, कमज़ोर हो गई थी। फिर भी जैसे बड़ों ने निश्चय किया था, मैं उसे विदा करा लाया। दवाइयों की शीशियाँ नुस्खे साथ आए। बहुत आराम से बग्गी में बिठाकर उसे लाया गया। मैं निराश था, चिंतित भी, साथ ही भीतर मुझे कुछ प्रसन्नता भी थी। श्यामा को अपने निकट पाने की मैं अपनी देख रेख स्नेह से उसे जल्द अच्छा कर लूँगा। उसकी खाट के पास बैठकर उससे बातें करूँगा। उससे मुझे कितना कुछ कहना है। बीमारी कितने दिन चलेगी? 10 दिन, 12 दिन? साधारण बुखार ही तो है। श्यामा के पिताजी का आग्रह था कि जिस डॉक्टर का इलाज वहाँ होता था उसी का यहाँ भी हो, और इसमें हमें ऐतराज़ भी क्या हो सकता था। दिन भर श्यामा को नीचे ही रखा गया। उसकी देख रेख करने उसको दवा आदि देने का काम मेरी माँ बहन ने संभाला। कुछ पूजा पाठ भी करानी थी। नाते रिश्तेदारों ने भी ध्यान रखा कि उस पर तकान न पड़े। बहुत सी बातों की सिर्फ रस्म अदा कर दी गई। रात को 10-5 निकटतम रिश्तेदारों का खाना पीना था, वह नहीं टाला गया। श्यामा की बीमारी को गंभीर क्यों बनाया जाए, मुझे यह सब नहीं सुहाता था, पर घर वालों की भी मजबूरी थी। पहले से निमंत्रण दे दिया गया था, आखिरी वक्त पर खारिज करना अशोभन होता। श्यामा को तो कुछ करना नहीं था। सब लोग खाना खा, श्यामा का हाल चाल पूछ, जल्दी अच्छे होने की शुभकामनाएं दे चले गए। बाहर से आए 2-3 मेहमान घर पर ठहरे थे। मुझे तो श्यामा से मिलने की घड़ी की एकमात्र प्रतीक्षा थी। दिन पहाड़ सा लगा, और दिन भर जो कुछ होता रहा उसमें मैं घड़ी की सुइयों का चलना भर देखता रहा। वैसे चाहे सुइयां दौड़ती रहे, पर उनकी ओर देखो तो वे कितनी मंद गति से चलती हैं। रात को मैंने देखा कि श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में लगवाकर दूसरे कमरे में लगवाई जा रही है। पास में मेरी बहन या माँ के सोने का प्रबंध किया जा रहा है। दिन भर जो खटराग होता रहा था उसे मैंने किसी तरह सह लिया था, पर अब मेरे दिमाग का तनाव टूटने तक आ पहुँचा था। घर वाले निकट संबंधी सोच रहे थे कि बीमार पत्नी को जौन पति के पास रात में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। उनका भय मैंने समझा, पर मेरे प्रति उनका अविश्वास मुझे खल गया। मैं पशु नहीं हूँ, गंवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, उचित अनुचित में अंतर कर सकता हूँ। फिर श्यामा की हालत मैं भी जानना चाहता हूँ, दूसरों की सूचना से नहीं, खुद देखकर। उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है, और मुझे विश्वास है कि वह मेरी निकटता चाहती है, बीमार होने से शायद अधिक। पर यह सब व्याख्या मैं किसी को देने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी माँ और बहन से निश्चित शब्दों में
कड़ी आवाज़ में कहा। श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में लगेगी। नज़दीकी रिश्तेदार की एक दो स्त्रियों ने मुझे समझाने बुझाने और मुझसे तर्क करने का प्रयत्न किया। उसी आधार पर जिसकी मुझे समझाने बुझाने और मुझसे तर्क करने का प्रयत्न किया गया, उसी आधार पर जिसकी मुझे पहले से आशंका थी, पर मैं ऐसे नाजुक विषय पर बहस करने की बेहयाई पर नहीं उतर सकता था। मैंने फिर और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा, चारपाई मेरे ही कमरे में लगेगी। घर बाहर के लोगों ने कुछ भी समझा हो, मेरे बारे में कैसे भी राय बनाई हो, श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में लगा दी गई। और जब मैं कमरे में गया तो श्यामा का चेहरा ऐसे खिल गया जैसे रात में अप्रत्याशित किसी बड़े कैक्टस का फूल। श्यामा को रात मुझसे अलग काटनी पड़ती तो भले ही वह किसी से कुछ न कहती, भले ही किसी पर जाहिर न होने देती, उस पर बहुत बुरी बीतती। श्यामा का बदन गर्म था। दिन भर की आवाजाही और हलचलों की थकान उसने लेटे लेटे भी महसूस की थी। मैं श्यामा से बहुत कुछ कहना चाहता था, शायद वह भी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती होगी, पर मैंने उसे देर तक जगाए रखना उचित न समझा। चारपाई से चारपाई मिला ली और ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हमारे शरीर ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, न उसे ही, पर मैंने सोचा मैं सो जाऊं तो यह भी सो जाएगी। मुझे याद है मैंने उसके बालों की एक लट अपनी उंगली पर लपेट ली और आंख मूंद ली, पर श्यामा न सो रही थी, न मैं ही सो रहा था। बहुत दिनों बाद मैं उस रात के भावों को वाड़ी देने योग्य अपने को पा सका। ये पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। मना कर बहुत एक लट मैं तुम्हारी, लपेटे हुए पोर पर तर्जनी के, पड़ा हूँ बहुत खुश की इन भावरों में, मिले फार्मूले मुझे ज़िंदगी के। भंवर में पड़ा सा हृदय घूमता है, बदन पर लहर चल रही है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। आगे कहते हैं कि इन पंक्तियों में जो सारगर्भित संकेत है उन्हें शायद ही किसी ने समझा हो, शायद ही कोई समझे, इसलिए मैं ही इन्हें स्पष्ट करने की धृष्टता करता हूँ। हाफिज ने कहीं अपनी प्रेयसी से कहा है, मैंने रोज़े अज़ल को जो इकरारनामा तेरी जुल्फ़े पेचा से किया था उसी से बंधा हूँ और निकल नहीं सकता। इट्स ने अपने किसी लेख में इसे उद्धृत किया था और उसके द्वारा अपने इस सिद्धांत के लिए बल संचय किया था कि कवि का क्षेत्र जीवन का आवर्त है, घेरा वृत्त प्रतीक के रूप में प्रेयसी की जुल्फे पेचा, छल्लेदार कुंतल राशि जो घूम घाम कर उसी जगह पर आ जाए जहाँ से चली थी, जैसे सांप अपने मुंह में अपनी पूंछ पकड़ ले और उससे एक वृत्त बन जाए। दार्शनिक का पथ है बाढ़ का भय, जो सीधा जाता है, जो कोई जगह नहीं घेरता, जो लौटता नहीं है, जो आगे ही बढ़ता जाता है। मैंने इट्स पर लिखी अपनी कविता में अधिक स्पष्टता से व्यक्त किया था। कवि का पंथ अनंत सर्पसा, जो मुख में है पूछ दबाए, और मनीषी तीर सरीखी सीधी अपनी लीक बनाए। यहाँ बहुत कुछ ध्वनि से भी कहा गया है। पथ अनंत की ध्वनियाँ वृत्त की ध्वनियाँ हैं। तीसरी और चौथी पंक्तियों में ई का 9 बार पुनरुक्ति उस तीर की गति की ध्वनि का संकेत है जो एक ही दिशा में सीधा घुसता चला जाए। इट्स का तो सारा काव्य ही गोल घूमने वाले और सीधे जाने वाले प्रतीकों से भरा है। इन दोनों प्रतीकों का मूल इट्स को यहूदी धर्म के कब्बाला में मिला था, जहाँ प्राइमम मोबाइल आदि चेतना तक पहुँचने के 2 मार्ग हैं, सर्पकुंडल पथ और बाण रेखा पथ। भाव और तर्क, भावुकता और विवेक, काव्य और दर्शन का यह संघर्ष मेरे अंतर में इट्स से परिचित होने के बहुत पूर्व चल रहा था। बाद को मुझे ज्ञान हुआ कि
इट्स के अंदर भी यह संघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहा। झुकाव उनका सर्प कुंडल की ही ओर रहा। मैं भी गीत और गीता के संघर्ष में शायद अब तक पड़ा हूँ, पर मेरा भी अवचेतन शायद सर्पकुंड को समर्पित हो चुका है। जैसा कि मेरा इंगित करता है, कवि की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक कविता उसका सर्प की काया के समान सुसंबद्ध होना चाहिए, आदि से अंत तक। साथ ही समान गति में प्रत्येक अंश परिपूर्ण को परिपूर्ण। जैसा कि मेरा हस्ताक्षर इंगित करता है, सारा काव्य समग्र अंश को, ये जो दिया गया है, ये हरिवंश राय बच्चन जी अपना सिग्नेचर जब करते हैं अर्थात हस्ताक्षर, तो यही है। इसको मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में यहीं तक। आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।